हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज क्लास 8 की जो हिस्ट्री है, इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 7 की, क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। जाके आप लोग प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट बनाए, आप लोग वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जाके अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले चैप्टर पर। प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं। कह रहा तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आप समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखों को रटना है। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की गई बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कि कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे से क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक होते हैं और एक ऐसे सवाल पूछते हैं वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जीवन में या आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से लोग दूर की यात्रा किस तरह कर पाते हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक क्यों हो जाते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। अब यहाँ आपको जानकारी जो सबसे महत्वपूर्ण है इस फिगर की है, और इस फिगर की जानकारी नीचे दी गई है। ये आपको अपनी नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि वहाँ तो कहानी थी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया गया नक्शे का आवरण 1782। ये क्वेश्चन बनता है 1782 में जो नक्शा तैयार हुआ था किसने किया था? जेम्स रेनल। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, किसने दिया था? ये भी पूछता है रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत पर अंग्रेजों की विजय के जो समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण रखा था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो कि वो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उनसे आग्रह कर रहे हों। दिखाया गया है। चलिए आगे है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें इस समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना तो शुरू नहीं कर दिया था। शायद इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटी हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बात कर सकते हैं जब वे खास बदलाव के रूप में दिखाई दिए होंगे। आगे कह रहा है, इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। इतिहास राजाओं महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल राजा का ताजपोषण हुआ, किस साल विवाह हुआ, बच्चा हुआ, लड़ाई लड़ी, मरा, उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले साल 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा, अगर इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे तो वे इस बात पर ध्यान देते कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे।
शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ये लिप्टन चाय के प्रचार से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। अब बस इतना आप लोग याद रखिएगा, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। ये आपसे सन पूछता है, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पूछ सकता है कि ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन है, वो आर्थर है, याद रखिएगा, ठीक है। और राजकुमार जो आर्थर था उसको ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो देखे रहिएगा। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। वे इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, आखिरी वायसराय माउंटबेटन। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेज़ली, वेटिंग, डलहौजी, ठीक है, और कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास से गवर्नर जनरल वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के बारे में या उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। या ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते थे? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब आपको एक इमेज दिखाया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आपसे पूछता है। आगे है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में, अब ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री दार्शनिक जेम्स मिल, कब की बात है? 1817 की। एक विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनकी पुस्तक है। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांटा। पूछता है किसने बांटा था? इम्पॉर्टेंट है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने भी मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास के समझने के तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उस समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमें विचारों को दर्शाते हुए हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक पैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का बोलबाला था, ऐसा मिल का मानना है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन
भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरत था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मैंने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेज शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत धारणा है भाई। क्या इतिहास किसी दौर को हिंदू मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालखंड में बांटते हैं। विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ही ऐसे अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। चलिए अब बात करते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। चलिए, कह रहा है इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहते हैं। चलिए, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित किया गया है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार ने कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया? तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। चलिए इस पर आपसे चर्चा करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंग्रेज़ों की मान्यता की चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दी। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनवाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरे शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसर द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाए जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। आपसे ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है अंग्रेज़ों को इस सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है
उन्हें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे। खुशनसीबी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगे थे। इस तकनीकी के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज़ों की कई प्रतियां बनने लगे थे। सर्वेक्षण का महत्व। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान सर्वेक्षण चलन महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी होता है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल, इनका पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है अधिकृत रिकॉर्ड से पता नहीं चलता। तो अधिकृत रिकॉर्ड्स में क्या पता नहीं चलता है, ये जानना है। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। आगे कह रहा है इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थे और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्रा, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं, सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह नहीं पता लगा सकते आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। ठीक है, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ। तो ये था आपका पहला चैप्टर। यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन खास नहीं है इस चैप्टर में, 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जेम्स रेनल का जो वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहाँ से बनता है। पहला आपका पूछ लेगा गवर्नर जनरल कौन था, पूछ लेगा अंतिम वायसराय कौन था, और राष्ट्रीय संग्रहालय हमारा जिसकी स्थापना हुई वो कभी मान के चलेगा। 4-5 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है वही बन सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।